नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के तीसरे क्लास को। इसमें हम समझेंगे क्लास 5वीं की एनसीईआरटी की बुक ईवीएस के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से पार्ट से आते हैं। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में मधुबनी के बारे में बताना भूल गए थे, तो इसमें मधुबनी के बारे में हम बताते हैं कि मधुबनी क्या होती है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाया गया है डिजाइन में मधुबनी, जो ये पेंटिंग है इसे हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये चित्रकला बहुत पुरानी है, यानी जो मधुबनी पेंटिंग है बहुत पुरानी पेंटिंग है। ठीक है, पता है चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग पढ़ने का पीछे कारण क्या है, इसको हम देखते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, यानी कि जो मधुबनी जिला है उसके नाम पर मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ठीक है, इसे पूछा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिहार के किस नाम से, तो मधुबनी जिला के नाम से। ठीक है, त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घर के दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो लोग वहाँ के दीवारों और आंगन पर इस चित्र को बनाते हैं। ठीक है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है, यानी जो मधुबनी पेंटिंग है ये पिसे हुए चावल में रंग को मिलाकर उससे बनाया जाता है, यानी कि चावल को पीस के और उसमें रंग मिलाया जाता है और इससे मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। ठीक है, ये रंग भी खास तरह के होते हैं, यानी कि जो इसमें रंग मिलाया जाता है वो रंग भी एक खास तरीके से होती है। ठीक है, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके जो रंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें नील होता है, हल्दी, फूलों के पेड़ होते हैं आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पूछा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग में रंग बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि नील, हल्दी, फूलों के पेड़ आदि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां, अन्य कई चीजें, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यानी इस मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है कि जो जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां होती हैं वो सबको समाहित करके एक ही फ्रेम में बनाया जाता है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने समझा कि कहाँ बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसके बाद अगला आता है क्लास 5वीं की एनसीईआरटी की ईवीएस से, उससे जो चैप्टर शुरुआत होती है उसमें जो जो चैप्टर है कैसे पहचाने चींटी ने दोस्त को, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ से 5वीं क्लास की ईवीएस हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इससे आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसको समझिए। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इसको देखते हैं। ठीक है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह का प्रयोग किया कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे छोड़ती हैं, यानी इस प्रकार से गंध छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। यानी कि जब चींटियां देखे होंगे आप, एक कतार में चींटियां चलती हैं तो उनके पीछे का कारण यह था कि चींटियां जब चलती हैं तो वो कुछ प्रकार से गंध छोड़ती हैं जिसको अगले वाली चींटी उसको सुनकर एक कतार में चलती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक है कि सड़कों पे कुत्ते की भी अपनी जगह बांटी होती है, यानी कि जो भी कुत्ते सड़क पे होते हैं उनकी अलग अलग जगह बांटी होती है। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र गंध से जान जाता है, यानी कि जो एक कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से जान जाता है। ठीक है, कि उसके इलाके के में बाहर कुत्ता आया है, यानी कि एक कुत्ते का जो भी सड़क पर घूमते हैं उनका अलग अलग एरिया बटा होता है। ठीक है, वो दूसरे के मल मूत्र से जान जाते हैं कि कौन सा एरिया किनका है। ठीक है, इस माध्यम से वो अपने आप को समाहित कर पाते हैं कि कौन सा स्थान मेरा है और कौन सा स्थान दूसरे का। ठीक है, इस प्रकार से कुत्ते एक दूसरे के इलाके को समझ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसमें अगला है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ठीक है, मैं एक रेशम कीड़ा हूँ जो मैं अपनी मादा को कई किलोमीटर गंध से पहचान लेता हूँ, यानी कि जो रेशम के कीड़ा होते हैं वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो कई किलोमीटर दूर से
भी अपने मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जो जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी जानवर दिन में जागते हैं, यानी दिन में जागते हैं, चलते हैं, देखते हैं, वो कुछ रंगों को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो रात में जानवर जागते हैं वो दो रंगों को देख पाते हैं, सफेद और काले। ठीक है, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि जो दिन में जानवर देखते हैं और जो रात में जानवर देखते हैं, किन किन कलरों को देख पाते हैं। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला लेसन आता है आवाजें अलग अलग। आवाजें अलग अलग में हम पढ़ेंगे कि कौन से जानवर किन किन प्रकार से अपनी मुसीबत आती है तो किन किन आवाजों से अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर खास आवाज निकालता है। ठीक है, अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास प्रकार की आवाज निकालते हैं। यानी जो लंगूर होता है वो अपने आप जब मुसीबत आती है अपने आप में, जैसे शेर चीता उसके पास आते हैं, तो वो एक खास प्रकार की आवाज निकालता है, उस आवाज को अपने साथियों तक पहुंचाता है जिससे वो आने वाले मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, और कुछ पक्षियां भी होती हैं जो खास मुसीबत आने पे अपनी खास आवाज निकालती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आवाजें अलग अलग में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जानवर अपने बचाव के लिए कौन कौन से आवाजें को निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें आता है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। यानी जो कुछ पक्षी होते हैं वो अपने अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले, जैसे ऊपर से उड़कर आने वाले, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। यानी कि जब ऊपर से कोई पक्षी या दुश्मन आते हैं तो उसके लिए अलग आवाज निकालते हैं कुछ पक्षी, और नीचे से जो चल कर आते हैं उनके लिए कुछ अलग आवाज निकालते हैं। तो इस प्रकार पक्षी जो होते हैं अपने आप को खतरे से या मुसीबत से बचाते हैं। ठीक है, आवाज निकाल कर। इसके बाद इसमें तीसरा है, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। यानी कि जो भी मछली होती है पानी में, वो अपने आप खतरे को बचाने या अपने आप को खतरे से बचाने के लिए दूसरे को संकेत देने के लिए बिजली तरंगों से एक दूसरे को चेतावनी देती है। यानी कि जो भी मछली होती है चेतावनी देने के लिए, खतरे से बचने के लिए चेतावनी देने के लिए बिजली तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, जिससे अन्य मछलियां समझ जाती हैं और सतर्क हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है। यानी जो डॉल्फिन होती है खतरे को जब महसूस करती है तो अलग अलग से आवाज निकालती है। ठीक है, और एक दूसरे से बात करती है। ठीक है, वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा भी है, यानी जैसे वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, उस भाषा के माध्यम से मुसीबत आने पर उससे निपटारा पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जानवर या पक्षी या जो भी मछलियां होती हैं अपनी मुसीबत आने पर अलग अलग तरीके से अपना बचाव करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज को अंडमान के एक खास आदिवासी जाति समझ गए। यानी कि जब 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी तो वहां के रहने वाले जानवर एक अजीब तरीके से चेतावनी उन लोगों को, अंडमान में रहने वाले आदिवासियों को दी, जिसकी वजह से उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार जाति के लोग सुनामी के कहर से अपने को बचा सके। यानी कि जो अंडमान में रहने वाले आदिवासी हैं, सन 2004 के दिसंबर में जब सुनामी आई थी तो वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु है उन्होंने आदिवासियों को चेतावनी दी। यानी उसके माध्यम से आदिवासी समझ पाए कि हाँ कुछ आने वाला है बड़ा, जिसके वजह से उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, जिससे उनकी जान बच गई। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला आता है सलाद। सलाद क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये भालू जैसा दिखता है। यानी जो सलाद होता है ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ठीक है, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पे उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है।
यानी कि ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पे उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते को खाकर पलते हैं, यानी जिस पेड़ पे सलाद रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर अपना पेट पालते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, ठीक है। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों को घूमने की तकलीफ उठाते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक। तो जो सलाद होता है वो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते को खाता है और उससे अपना पेट भरता है, ठीक है। और शौच करने के लिए एक सप्ताह में एक बार वो पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहता है लगभग जब उसके सारे पत्ते को खा जाता है तो दूसरे पेड़ को उचड़ता है, ठीक है। और लगभग 40 वर्ष में मुश्किल से 7 या 8 पेड़ों पर वो चढ़ पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सलाद के बारे में जाना। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है बाघ। बाघ के बारे में समझेंगे कि बाघ किन किन गतिविधियों से अपने शिकार को करता है और किस तरीके से शिकार को भापता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो आता है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि जो बाघ होता है वो अंधेरे में लगभग हमसे 6 गुना देख पाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, यानी कि जब बाघ होता है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता है, ठीक है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाने बुलाना होता है तो अलग आवाज निकलता है, यानी कि जो बाघ होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, ठीक है। गुस्से में उसकी आवाज कुछ अलग होती है और बाघिन को बुलाने के लिए कुछ अलग आवाज होती है, ठीक है। कभी कराहना तो कभी गर्जना। बाघ बाघ का गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी कि जब बाघ गरजता है तो उसके आवाज को लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाघ का गर्जन कितना किलोमीटर से सुना जाता है, बाघ किन किन तरीकों का आवाज निकालता है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता जाता है और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो जाता है, यानी कि बाघ जो है अपनी मूत्र करके जो भी मल मूत्र करते हैं उसके माध्यम से वो अपने इलाका को कई किलोमीटर तक बढ़ता जाता है, ठीक है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, यानी जो भी बाघ होते हैं एक दूसरे के मूत्र के माध्यम से दूसरे बाघ के बारे में समझ जाते हैं कि यह दूसरे बाघ का इलाका है, ठीक है। फिर उस इलाके में घूमना या नहीं घूमना उसके ऊपर बाघ के ऊपर मर्जी करता है, यानी कि जब वो पहचान जाता है कि दूसरे बाघ का इलाका है तो उसके ऊपर मर्जी करती है कि उसे उधर जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद अगला है बाघ हवा हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है, यानी कि बाघ पत्ते को हिलना और शिकार के द्वारा झाड़ियों के हिलने को अलग अलग तरीके से वो भाप सकता है, ठीक है। यानी कि जो हवा से पत्ते हिल रहा है और जो किसी जानवर के द्वारा पत्ते हिल रहा है उसमें अंतर आसानी से कर सकता है, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहरी की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकती है, यानी उसके कान जो होते हैं वो आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकती है, ठीक है, उसके कान, ठीक है। इस तरीके से बाघ हवा हवा के माध्यम से पत्ते हिलता है या जानवर के माध्यम से पत्ते हिलता है उसमें वो अंतर कर सकता है तथा अपने कान को आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है बाघ के मूछे हवा में कोई कंपन को भाप लेती है, यानी कि जो हवा में कंपन होती है उसकी जो मूछें होती है वो भाप लेती है, ठीक है। उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, यानी उसके मूछों से जो कंपन का पता चलता है उस शिकार को काफी सटीक उससे पता चलता है उसको, ठीक है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है, यानी कि जो उसकी मूछें हैं उस कंपन के माध्यम से रात में
जो उसको अंधेरा में रास्ता ढूंढने में उसको अच्छी तरीके से मदद करती है। ठीक है, तो बाघ संबंधित क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के ईवीएस में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है। इसके बाद अगला है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने की खतरा है। यानी कि जो हमारे देश में बाघ और अन्य जानवर हैं, उनकी जो धीरे धीरे संख्या है वो घटती जा रही है और लुप्त की कगार पर है। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार इसे बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। यानी कि इनको इनके संरक्षण देने के लिए सरकार बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर के जिले में घाना, इस जंगलों में जानवर शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, जो उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर के जिले में घाना जो पार्क है, इसे इनमें जंगलों को शिकार करना, इन जंगलों में शिकार करना मना है। तो यहाँ के लोग जो जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है कहानी सपेरों की। ठीक है, इसमें समझेंगे सपेरों के बारे में और अलग अलग सांपों के बारे में, कौन से सांप कितने जहरीले होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कालबेलिया। यानी कालबेलिया किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। सांपों के बीन की धुन पर नचाना और सांपों को पकड़ने वाले को कालबेलिया कहा जाता है। यानी कि जो बीन बजाते हैं और सांपों को पकड़ते हैं उसे हम कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, कालबेलिया नाच भी सांपों जैसी मुद्राएं की तरह होती है। यानी जो कालबेलिया एक नाच होती है जो सांपों की मुद्राएं की जैसे होती है, ये लोग अपनी बेटियों की शादी में सांपों को तोहफा के रूप में देते हैं। यानी कि जो कालबेलिया होते हैं जो सांप और धुन को बजाते हैं और सांपों को पकड़ते हैं, उसे हम कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, कालबेलिया एक नाच सांप जैसी मुद्रा हो गई होती है। ठीक है, ये लोग अपनी बेटियों को शादी में सांपों के तोहफे देते हैं। यानी ठीक है, जब जब उनकी बेटी की शादी होती है तो वो तोहफे के रूप में सांपों को देते हैं। ठीक है, तो ये कालबेलिया के बारे में था। ठीक है, इसके बाद अगला है बीन पार्टी के बाजे। बीन पार्टी के बाजे, ठीक है, तो बीन, तंबू, खंजरी और ढोल ढोल के अलावा बाकी तीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी बीन, तंबू, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि जो बीन उन होती है, इनको सूखी लौकी से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अलग अलग सांपों के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। यानी हमारे जो देश में पाए जाते हैं वो 4 तरीके से जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं नाग, करेत, दोबाई, अफाई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई भारत में हमारे देश में कौन कौन से सांप जहरीले पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं नाग, करेत, दोबाई और अफाई। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसके व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी कि जो सांप होते हैं उनके दांत खोखले होते हैं और उसी में उनका जहर होता है, और जिसको काटते हैं उस खोखले दांत की मदद से उसमें जहर पहुंच जाता है उस व्यक्ति में। ठीक है, इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवा या सीरम दी जाए। ठीक है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी केंद्रों में मिलती है। यानी कि जब व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सांप के द्वारा ही उसके सीरम या दवाई को बनाई जाती है। तो जो भी व्यक्ति को सांप अगर काट ले तो उस सीरम या दवा को उस व्यक्ति को दे, और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे ये दवा मिलती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये देश में जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, इनके नाम नाग, दोबाई, करैत और अफाई है। ठीक है, ये चारों सांप काफी जहरीले होते हैं और इनके काटने से लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला लेसन है बीज बीज बीज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे शिकारी पौधा के बारे में। ठीक है, शिकारी पौधा क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे
भी होते हैं जो चूहे, मेंढक और कीड़ मकोड़ों और छोटे जीवों की शिकार करते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़ा मकोड़ा, छोटे जीव का शिकार करते हैं। ठीक है, इनमें नेफ्थिन्स सबसे ज्यादा मशहूर है। यानी कि जो इसमें शिकार करने वाला पौधा होता है उनमें नेफ्थिन्स सबसे ज्यादा मशहूर होता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यानी कि जो नेफ्थिन्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। यानी कि जो है, जो शिकारी पौधा है, इसका जो आकार होता है लंबे घड़े जैसा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यानी ठीक है, इसके जो ऊपर होता है इसके पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, घड़े जैसे घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसके वजह से कीड़ा खींचे चले आते हैं। यानी कि जो ये घड़ा जैसा बना हुआ है इससे खास किस्म की गंध निकलती है। गंध निकलने के माध्यम से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और उसके खींचे चले जाते हैं। ठीक है, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब कीड़े इसके पास आते हैं तो इसमें फंस जाते हैं और ये निकल नहीं पाते हैं। ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से, यानी कि ये पौधे अपने अंदर ले लेते हैं और इनका भोजन करते हैं। ठीक है, अपने भोजन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शिकारी पौधा है वो जीव जंतु या कीड़े मकोड़ों का भोजन करते हैं। ठीक है, तो शिकारी पौधे के बारे में हमने समझा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेफिनिन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है और इस इस पौधे को किस पौधे को शिकारी पौधा कहते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है ब्लैक रो। ब्लैक रो क्या होता है कि जब आप कभी बैग को देखे होंगे, उसमें चेचर की जो आवाज आती है सटाने वाली, उसको ही ब्रेक लो कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सैंडल कभी पहने होंगे और जो उसके फीते को सटाते हैं, जो चर की आवाज आती है, उसी को हम ब्रेक लो कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ये घटना 1948 की है। एक दिन जब जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। ठीक है, जब वो ये 1948 की घटना है, जब जॉर्ज मेस्टल ने कुत्तों के साथ घर लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये दोनों बीज उसके ऊपर चिपके हुए थे। ठीक है, इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपकते देख वो हैरान रह गए। ठीक है, झट से माइक्रोस्कोप निकाला और बीज के बारीकी से देखने के लिए, ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को देखने के लिए। ठीक है, बीज में छोटे छोटे हुक थे। ठीक है, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो वेलक्रो बनाने का, यानी कि इसके माध्यम से उनको आइडिया आया कि ब्रेकलो बनाना चाहिए। ठीक है, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज आती है। ठीक है, तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। ठीक है, तो जो वेलक्रो है वो 1948 में जॉर्ज मेस्टल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जब उनके ऊपर इसके बीज चिपक गए थे तो उसमें हुक बने होते हैं और हुक के माध्यम से वो आपस में चिपके हुए थे। तो इस तरह से वेलक्रो का इन्होंने खोज किया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि वेलक्रो का खोज किसने किया और किस सन में किया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने किया था। ठीक है, अब वेलक्रो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो कपड़े, जूते, पट्टे आदि में होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है कहाँ से कौन कौन चीजें आई हुई हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू और एक हरी मिर्च, ये सब दक्षिण अमेरिका से आई हुई हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टमाटर, आलू और हरी मिर्च कहाँ से आए हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका से आई। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से काफी, बीन और एक हरी भिंडी जो है, ये सब दक्षिण अफ्रीका से आई। ठीक है, और यूरोप से गोभी जो आई हुई है। ठीक है, इसके बाद बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब देसी है, यानी कि देश में ही इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भिंडी कहाँ से आई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। आलू टमाटर कहाँ से आए, तो दक्षिण अमेरिका से। और गोभी तो यूरोप से। ठीक है, तो इससे संबंधित
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसमें अगला है लेसन है बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, इसमें हम समझेंगे घड़सीसर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। घड़सीसर यानी सर यानी तालाब, यानी घड़सीसर यानी सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, यानी कि जो घड़सीसर है वो सर का मतलब होता है तालाब, और घड़सी जो राजा था वो कई लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर बनवाया था। ठीक है, ये लगभग 650 साल पुराना घड़सीसर है, यानी जो आप देख रहे हैं घड़सीसर तो 650 साल पुराना होता है। घड़सीसर मतलब कि तालाब होता है, और राजा घड़सी ने घड़सीसर बनवाया था लोगों को। राजस्थान में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो उन पानी पीने के लिए एक तालाब बनाया गया था जिसे हम घड़सीसर कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से लोग पानी पीते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है बावड़ी। बावड़ी क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बावड़ी, ठीक है, इस ये सीढ़ी जमीन से नीचे कई मंजिल तक जाती है, यानी कि जो इसमें सीढ़ी होती है वो कई मंजिल तक नीचे सीढ़ी जाती है। ठीक है, पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जो कुआं में होता है कि पानी लोग उसको खींचते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सीढ़ी के माध्यम से लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बावड़ी होती है उसे हम सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, लोग सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। ठीक है, जिसे हम बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला हम देखते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि घड़सीसर यानी सर का मतलब क्या होता है, तो तालाब होता है, और कितने साल पुराना है, तो 650 साल। ठीक है, और बावड़ी क्या होता है, तो ये सीढ़ीदार जमीन, ये सीढ़ीदार कुआं होता है जिसे नीचे जाकर आप पानी को लाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है, अगला इसमें आता है अलबरूनी। अलबरूनी की नज़र से, यानी अलबरूनी ने तालाबों के बारे में क्या बताया इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो अलबरूनी की नज़र से, ठीक है, हजारों से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। ठीक है, इनका नाम था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, यानी कि अलबरूनी जहाँ से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान है। ठीक है, अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों का और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ठीक है, खास तौर पर वो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी ने उस समय तालाब के बारे में क्या लिखा। ठीक है, तो अलबरूनी ने तालाब के बारे में क्या लिखा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, जो यहाँ के लोग हैं भारत के, वो तालाब बनाने में माहिर है। ठीक है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे, यानी कि जो अलबरूनी बताते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, और हमारे देश के लोग इसको देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंड और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरे के बीच ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ या लंबी कतार होती है। ठीक है, जैसे आपने बावली में देखा कि कैसे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, तो इसी का जिक्र उन्होंने किया है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, यहाँ कभी भीड़ भी लगने से भी परेशानी नहीं होती, यानी कि जो बावड़ी आपने देखा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग आसानी से जा सकते हैं, जिससे भीड़ बनने की भी संभावना कम लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलबरूनी ने तालाब के बारे में बताया। ठीक है, तो इससे पूछ सकता है कि अलबरूनी कहाँ के थे, तो उज्बेकिस्तान के। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है पानी का प्रयोग। पानी के प्रयोग में हम मृत सागर के बारे में समझेंगे। मृत सागर क्या होता है। ठीक है, मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों में पानी का नमक होता है, यानी कि जो सभी सागर होते हैं उनमें पानी थोड़ा थोड़ा, पानी में नमक थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मृत जो सागर है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, यानी कि जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, इतना नमक की लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, यानी कि जो मृत सागर है उसके पानी में लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ठीक है, मृत सागर में क्या है कि आप आराम से लेट के इसमें तैर सकते हैं। ठीक है, नमक ज्यादा होने के कारण इस पे व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। ठीक है,
तो मीर सागर के बारे में हमने समझा कि उस पर आसानी से हम लोग तैर सकते हैं। उसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम लगभग नमक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला आता है दंडी यात्रा। दंडी यात्रा के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं दंडी यात्रा। यह घटना 1930 की, जो दंडी यात्रा है 1930 में की घटना है। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले बहुत साल से अंग्रेज ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी। यानी कि जब आज़ादी से पहले क्या क्या था कि अंग्रेजों ने नमक बनाने के लिए भारत के लोगों को रोक लगा दी। ठीक है, ऊपर से नमक से पर भारी टैक्स भी लगा दिया, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। यानी कि जो लोग उस समय नमक बनाते थे अपने घर के लिए भी, वो लोग नमक नहीं बना सकते। ठीक है, नमक जैसे चीजों पर भी, भला बताओ नमक जैसे चीजों पर गुजारा कैसे होगा। लोगों को मुसीबत मुसीबत में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। जब उन लोगों पर जो टैक्स लगा दिया गया, नमक खरीदना भी ज्यादा उन लोगों को उसमें लोगों पर महंगा पड़ गया। ठीक है, इस बात से लोग बहुत नाराज थे, और गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी उसे बनाने पर बंदिश कैसे। यानी कि जो महात्मा गांधी ने कहा कि जो चीज कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। ठीक है, तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दंडी यात्रा समुद्र तक एक लंबी यात्रा शुरू की। तो दंडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की। ठीक है, और इस गलत कानून को तोड़ ज- ठीक है, तो इस प्रकार से 1930 में दंडी यात्रा शुरू हुई, और अंग्रेजों ने नमक बनाने के कानून को पास करके नमक बनाने पर रोक लगा दिए थे आम लोगों को, जिसकी वजह से नमक, जो देश के नमक बनाने वाले लोग थे, उनको बहुत कठिनाइयां हुई। तो गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू करके अहमदाबाद से नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और नमक कैसे बनता है, तो जो समुद्र के पास जो होती है उसको क्यारियां बनाकर उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, और पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तो जो सूखी, जो पानी जो सूख जाती है तो उसमें नमक बच जाता है। तो इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मच्छरों की दावत। इसमें समझेंगे, अगला टॉपिक आता है मच्छरों की दावत। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है। मलेरिया, यानी मलेरिया जो होती है मादा मच्छर यानी एनफ्लिस से फैलती है। ठीक है, तो जो मलेरिया होती है वो मलेरिया मादा मच्छर से एनाफ्लिस से फैलती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मलेरिया किससे फैलती है, तो मलेरिया मादा मच्छर यानी एनाफ्लिस से फैलती है। ठीक है, इसके बाद अगला है मलेरिया की दवा। मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यानी जो मलेरिया की दवाई होती है वो सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। ठीक है, पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। यानी पहले के लोग क्या होता है कि सिनकोना के जो छाल होती है उसे उबाल कर लोग पीते थे, लेकिन अब इससे दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मादा मच्छरों की इन्फ्लुएंजा मलेरिया मलेरिया फैलती है। यानी कि रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मादा मच्छर से एन्फ्लूएंजा मलेरिया फैलती है। यानी कि जो मादा मच्छर होते हैं, जो रोनाल्ड रॉस हैं, उन्होंने पाया कि जो मादा मच्छर होते हैं उनसे इन्फ्लूएंजा मलेरिया, मादा मच्छर के इन्फ्लूएंजा मलेरिया से मलेरिया फैलती है। यानी इसके बाद अगला है रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मादा मच्छर के एन्फ्लूएंजा मलेरिया से मलेरिया फैलती है। यानी कि जो मादा मच्छर होते हैं एन्फ्लूएंजा, उससे मलेरिया फैलती है, रोनाल्ड रॉस ने पाया। ठीक है, इसके बाद अगला है दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को उनकी खोज के लिए सरोज पुरस्कार, 1905 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला इसमें आता है लेसन डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कैसे कैसे पर्वतारोही पहाड़ों पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है नेहरू पर्वतारोही संस्था, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यानी जो नेहरू पर्वतारोही संस्था है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यानी जो बछेंद्री पाल थी वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। यानी जो नेपाल में है एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। उन्होंने 8900 मीटर ऊंचे शिखर पर कदम रखा था। ठीक है,
जो मछेंद्री पाल थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। इसको नेपाल में सागर माता कहा जाता है। इन्होंने 89 मीटर ऊंचे शिखर पर कदम रखा था। ठीक है, इसके बाद अगला है टेकला गांव राजस्थान में स्थित है। यानी जो टेकला गांव है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेकला कहाँ है। टेकला राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है शिविर के सदस्यों के पास भोजन के पैकेट, पानी के बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़ चना हो आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो शिविर में रहने वाले जो सदस्य होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनके पास पानी के बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक, टार्च, तौलिया, विंड चीटर, ग्लूकोज, गुड़ चना आदि उनके पास होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसमें अगला है पर्वतारोहण के लिए वास्तविक उपकरण, गोफन, पिटोना, शिकारी जूते, स्लीपिंग बैग आदि उनके पास होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है चढ़ाई करते समय अपने शरीर को 90 डिग्री कोण पर रखने की सलाह दी जाती है। यानी कि जब पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है तो 90 डिग्री कोण पर रहने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पहाड़ों में आवाज गूंजती है। ठीक है, जब बोलेंगे तो उसमें पहाड़ों में आवाज गूंजती है। ठीक है, इसके बाद अगला 23 मई 1984 में सबसे ऊंची चोटी पे 43 मिनट बिताए। यानी कि जो जो बिशनरी पाल जी हैं, बिशनरी पाल ने 23 मई 1984 में सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए। ठीक है, बिशनरी पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और विश्व की 5वीं महिला बनी। ठीक है, तो जो बिशनरी पाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी थी। ठीक है, उन्होंने 23 मई 1984 में सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए थे। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है बोलती इमारतें। बोलती इमारतें में देखेंगे हम क्या है। तो इसमें पहला आता है इस किले का निर्माण काकतीय वंश में 1300 शताब्दी में हुआ था। यानी कि जो गोलकुंडा का निर्माण हुआ था वो काकतीय वंश में 1300 शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है दीवार की एक भाग जो गोला आकार का घिरा होता है उसे हम बुर्ज कहते हैं। यानी कि किला के जो किला को घेरा रहता है दीवार की जैसा, उसे हम बुर्ज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है गोलकुंडा की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। यानी कि जो गोलकुंडा की जो बाहरी दीवार है उसमें 87 बुर्ज है। ठीक है, मकई दरवाजा, फतेह दरवाजा गोलकुंडा किला के हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित है। यानी जो मकई दरवाजा, फतेह दरवाजा वो गोलकुंडा किला के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है जो कांस्य होता है वो कापर और टीन से मिलकर बना होता है, और जो पीतल होता है वो कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कापर और टीन से क्या मिलकर बनता है, तो होता है क्या बनता है, तो कांस्य बनता है। और पीतल किससे बनता है, तो कापर और जिंक के मिलकर पीतल बनता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला है सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता अंतरिक्ष में हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ। ठीक है, ये भारत में जन्मे अमेरिका अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना के अधिकारी। यानी कि इनका जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था। ये भारत के जन्मे और अमेरिका अंतरिक्ष यात्री और अमेरिका नौसेना की अधिकारी है। ठीक है, वो अंतरिक्ष में लगभग 321 दिन तक बिताई थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर चले गए। यानी सुनीता जो विलियम है वो स्पेस में बैठ के पृथ्वी से लगभग 360 किलोमीटर दूर चली गई थी। ठीक है, उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को विलियम्स में पहली बार शटल डिस्कवरी में अंतरिक्ष में गई। यानी कि 9 दिसंबर 2006 में विलियम्स ने पहली शटल डिस्कवरी में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है खत्म हो जाए तो क्या। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे जमीन से खजाने। यानी कि जमीन से जो भी हमें तेल या गैस या अन्य चीजें प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो जमीन से खजाना यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। ठीक है, वैज्ञानिक खास तरीके से मशीन से यह समझते हैं कि और अंदाज लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचते हैं। ठीक है, तो अंदर जमीन के अंदर तेल का
कहाँ है मौजूद अस्थायी रूप से पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मशीन के माध्यम से अंदाज लगाकर उसमें पाइप डालते हैं और उसमें से तेल ऊपर निकालते हैं। ठीक है, निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, यानी कि जो तेल निकलता है वो गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। ठीक है, इसमें घुली मिली हुई छिपी होती है बहुत सारी चीज, इसमें बहुत सी सारी चीजें छिपी होती है। इन चीजों को अलग अलग साफ करने के लिए तेल को रिफाइन में भेजा जाता है, यानी कि जो गाढ़ा बदबूदार चीज निकलती है उसमें कई चीजें मिली होती है। ठीक है, और इसको साफ करने के लिए रिफाइन में भेजा जाता है। ठीक है, रिफाइन के माध्यम से तेल को साफ किया जाता है, जिसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन आदि निकलते हैं। ठीक है, इससे ही एलपीजी, खाना बनाने वाला गैस, और मोम, कोलतार और ग्रीस इसी से निकलते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए भी तेल इसी से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो गाढ़ा बदबूदार बदबूदार जो पदार्थ या तेल निकलता है उसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के माध्यम से इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें निकलती है, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, प्लास्टिक पेंट आदि इनके माध्यम से ही निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिफाइन करके तेल या अन्य चीजों का रूप दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी या सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे देश में 2/3 लोग लगभग लकड़ी या सूखी टहनी या उपले का उपयोग करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, इसके बाद अगला है बेसारा ऊंचाई। ठीक है, इसमें हम समझेंगे लद्दाख के घरों के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में। ठीक है, इसमें पहला आता है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यानी कि जो लद्दाख है उसको हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ ये लोग स्वागत स्वागत के लिए जूले जूले शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहाँ के जो लद्दाख के लोग होते हैं स्वागत स्वागत के लिए जूले जूले शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, लद्दाख में घर 2 मंजिले का बना होता है, यानी कि जो लद्दाख का घर होता है वो 2 मंजिले का बना होता है। ठीक है, ये पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं, यानी कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं। ठीक है, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है, यानी कि जो उनके घर होते हैं उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। ठीक है, अंदर से छप्पर जैसा होता है। ठीक है, हर तरह के घास फूस पड़ी रहते हैं, यानी कि जो उनके घर होते हैं वो अंदर से छप्पर की तरह होते हैं और उसमें घास फूस पड़ी रहती है। ठीक है, और परिवार के लोग ऊपर रहते हैं और नीचे मंदिर में जानवर रहते हैं, यानी कि जो नीचे रहते हैं इसमें जानवर रहते हैं और जो ऊपर रहते हैं इसमें लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं पत्थरों को काट कर, और 2 मंजिले बनाए जाते हैं, नीचे जानवर रहते हैं ऊपर लोग रहते हैं। ठीक है, तो इससे पूछ सकता है कि लद्दाख घर कैसे बने होते हैं, कहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ पर जानवर, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है चांगपा। चांगपा के बारे में समझते हैं। चांगपा क्या होते हैं? चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। ठीक है, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं, यानी जो चांगपा लोग होते हैं वो घुमंतु होते हैं और एक जगह नहीं रहते हैं। ठीक है, अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे भरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं, यानी जो चांगपा लोग होते हैं वो भेड़ बकरियों को लेकर उनके भोजन के लिए हरे भरे मैदान को खोजते रहते हैं। ठीक है, और इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं, यानी कि जो चांगपा लोग होते हैं वो इतने बड़े इलाके में 5,000 लोग रहते हैं, जहाँ लोग अपने भेड़ बकरियों को लेकर उनके भोजन के लिए झुंड बनाकर हरे भरे मैदान को खोजते रहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि चांगपा लोग कौन होते हैं, तो ये घुमंतु लोग होते हैं। ये अपने बकरियों को झुंड लेकर उनके भोजन के लिए अलग अलग मैदान की खोज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दुनिया में मशहूर पश्मीना। ये पश्मीना शाल दुनिया में मशहूर है और किस लिए है इसको बारे में समझते हैं। ठीक है, दुनिया में मशहूर पश्मीना, माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, यानी कि जो एक पश्मीना शाल होती है वो 6 स्वेटर गर्मी के बराबर होती है। ठीक है, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती, यानी जो इतनी गर्म करती है लेकिन मोटी नहीं होती है। ठीक है, यह पश्मीना ये पश्मीना बनती है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। जो पश्मीना शाल होती है वो पश्मीना शाल एक पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से बनती है।
जो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है। यानी कि जो ये बकरियां होती हैं वो 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती हैं। ठीक है, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से बहुत कम मानो -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी सर्दियों से बचने के लिए बकरियां के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। यानी कि जब ये बकरियां 5000 ऊपर मीटर जाती हैं तो वहां तापमान 0 से लेकर -40 डिग्री होता है, और इन सर्दियों से बचने के लिए उन पे बहुत बारीक और नरम बाल उग आते हैं। ठीक है, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं और पतले की बारीक कि 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर हो गए। यानी इनके बाल इतने पतले होते हैं कि जो मनुष्य के जो बाल होते हैं उसके 6 बालों को मिला दिया जाए तो एक बाल होगा। ठीक है, यानी कि हमारे उसके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए पश्मीना शाल मशीनों से द्वारा नहीं बनाई जाती है। इनकी बुनाई हाथों के लिए खास बुनकर होते हैं। यानी कि जो पश्मीना शाल इतनी पतली उनके बाल होते हैं कि वो मशीनों से नहीं बुने जा सकती है, उसके लिए खास बुनकर होते हैं। ठीक है, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। यानी कि जो बुनकर होते हैं वो 250 घंटे जब बुनाई करते हैं तब जाकर एक पश्मीना शाल तैयार होती है। ठीक है, ठीक है, तो इतना मेहनत लगता है इस शाल को बनाने में। दुनिया का मशहूर पश्मीना शाल होती है जो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी महसूस करते हैं, और उसके बाल इतने बारीक होते हैं कि उसका एक बाल और उसके 6 बाल आपके एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। ठीक है, और उसको बनाने के लिए खास तरह के बुनकर होते हैं जो 2.5 घंटे बुनाई करके एक पश्मीना शाल को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पश्मीना शाल के बारे में समझे। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, श्रीनगर में लोग डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। यानी कि जो डल झील में शिकारे घूमते हैं, इसे हम शिकारे कहते हैं। इसके माध्यम से लोग घूमने का मजा उठाते हैं। ठीक है, इसे हम शिकारे बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर के हर गली कुचे में दिखते हैं एक बेकरी। यानी कि जो कश्मीर के गली कुचे में हम देखते हैं एक बेकरी। ठीक है, जो ये गली कुचे हैं उसमें हम बेकरी कश्मीर में देखते हैं। ठीक है, अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं। यानी कश्मीरी जो लोग होते हैं वो अपने खाने के रोटी नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। यानी जो रोटी होती है वो कश्मीर के लोग नहीं बनाते हैं, वो बेकरी से ही रोटी को खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है श्रीनगर के घर के एक नज़ारे। यानी श्रीनगर में जो घर है उनके एक नज़ारे हम देख लेते हैं। ठीक है, श्रीनगर के बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। यानी कि हाउस बोट जो पानी में होते हैं और उसमें घर बना होता है उसको हम हाउस बोट कहते हैं। ठीक है, हाउस बोट 80 फीट लंबे होते हैं और बीच से उनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। ठीक है, जो हाउस बोट होते हैं वो 80 फीट लंबे तक होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 या 9 फीट होती है। ठीक है, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिग्सा पजल जैसी होती है। यानी कि इसमें जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसे हम खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, ये जिग्सा पजल जैसी होती है। ठीक है, हाउस बोट में। ठीक है, इसे हम खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। यानी कि पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक घर बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन घरों के छत ढलवा होते हैं। यानी कि इनके घर के जो छत होते हैं वो ढलवा होते हैं और इनकी पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। ठीक है, और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी के मिलकर बनाए जाते हैं। यानी जो इनके घर बने होते हैं वो पत्थर, लकड़ी या ईंट के बने होते हैं। ठीक है, घर के दरवाजे खिड़कियों में डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं। यानी कि मेहराब इसे कहते हैं। ठीक है, जो डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं इसको हम मेहराब कहते हैं। ठीक है, श्रीनगर में क्या है कि डोंगे बने होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, श्रीनगर के डक लेक झील नदी में इन डोंगे में कई परिवार रहते हैं। यानी कि जो श्रीनगर में डल झील होते हैं, डल लेक या झेलम नदी होती है,
उसमें डोंगे बने होते हैं और डोंगे में लोग रहते हैं, ठीक है, और निवास करते हैं। मकान के इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। जो डोंगे बने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और इसमें अलग अलग घर बने होते हैं और इस घर में लोग रहते हैं, ठीक है, श्रीनगर में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है किसके जंगल, ठीक है। इसमें हम समझेंगे जंगलों के बारे में और उसके नियम के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला आता है झारखंड के लोग कुडुक भाषा में गीत गाते हैं, यानी कि जो झारखंड की भाषा होती है कुडुक, उसमें लोग गीत गाते हैं, ठीक है। कुडुक भाषा में तुरांग को मतलब जंगल होता है, यानी कि जो तुरांग होती है वो कुडुक भाषा में उसको हम जंगल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, यानी 2007 जो जंगल कानून अधिकार है, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर अधिकार दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक होता है। यानी जो लोग उस जंगल में 25 साल से रह रहे हैं, उनका वहाँ पे उनका जंगल और उन चीजों पर उनका हक हो जाता है, ठीक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा, यानी जो लोग 25 साल तक रह जाते हैं और उनका उस पर अधिकार हो जाता है, तो उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। जंगल बचाने के काम भी उन्हीं का ग्राम, यानी जंगल बचाने का जो भी काम है उनकी ग्राम सभा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जंगल अधिकार कानून 2007 है, ठीक है। इसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक है मिजोरम में खेती लॉटरी के माध्यम से की जाती है, यानी कि जो मिजोरम में खेती होती है वो लॉटरी के माध्यम से लोग करते हैं। लॉटरी लोगों की लगती है और अलग अलग लोगों को अलग अलग लॉटरी लगती है, जिससे अलग अलग लोग खेती करते हैं, ठीक है। मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। झूम खेती मिजोरम में की जाती है, यानी जो झूम खेती होती है वो मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका निराला है, ठीक है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम से करने के लिए करने देते हैं, ठीक है। उसमें खेती नहीं करते, यानी कि जो झूम खेती है वो मिजोरम में की जाती है। और झूम खेती में क्या होता है कि जब एक बार फसल को काट लिया जाता है तो उस भूमि पे दोबारा खेती कई कई सालों तक नहीं किया जाता है। और जब जंगल घास फूस उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको जला दिया जाता है और आसपास के जंगल ना जले इसको खास ख्याल रखा जाता है। और जब जमीन या पेड़ पौधे या जो भी जंगल घास फूस जमे होते हैं वो जब जल जाते हैं तो वो राख बन जाते हैं और राख बनते हैं, कोई जुताई नहीं की जाती है और उस पे जोता नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पे जो बीज होते हैं उसको छिड़क देते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से पैदावार होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से झूम खेती होती है, ठीक है। ये झूम खेती में क्या होता है कि उसको एक बार फसल काट लिया जाता है, फसल काटने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से जब उसमें घास भूसा या बांस पत्ते या बांस उगाते हैं तो उसको जलाकर उसको राख बना दिया जाता है और जमीन को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है, जिससे उसको अच्छा पैदावार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज क्लास 5वीं कक्षा के ईवीएस के बारे में समझे। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में समझे। इसके बाद मिलेंगे अगले नेक्स्ट ईवीएस के पेडागोजी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।